हेलो बच्चों। तो बच्चों हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने किसके बारे में पढ़ा था? कैटलिस्ट के बारे में, कि कैटलिस्ट क्या है, कैटालिसिस कितने टाइप का है, कैसे ये कैटालिसिस कंप्लीट होता है। कुछ बच्चों को एब्जॉर्प्शन थ्योरी में थोड़ा प्रॉब्लम था, मैं थोड़ा पहले वो क्लियर कर देता हूँ। अब ये ना क्या है, मैंने आपको क्लियर बताया था कि बहुत सारी थ्योरीज हैं कि कैसे कोई कैटालिस्ट क्या करता है, वर्क करता है। उसमें से हमने दो थ्योरीज को उठाया था, जिसमें थे एक थी हमारे पास इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरी वाली, कंपाउंड फॉर्मेशन की, और सेकंड थी हमारे पास किसके बारे में, एब्जॉर्प्शन थ्योरी के बारे में। अब कैसे वर्क करती है, हमारे पास क्या होगा, एक एक कैटालिस्ट होगा। और नॉर्मली एब्जॉर्प्शन थ्योरी कब वर्क करती है, जब कैटालिस्ट हमारे पास क्या होता है, सॉलिड फेज में होता है। तो क्या बचता है कि जो रिएक्टेंट है वो या तो गैसियस होने चाहिए, मोस्ट केसेस में क्या होते हैं गैसियस, और समटाइम्स वो क्या मिलते हैं आपको, लिक्विड फेज के अंदर। तो अब रिएक्शन कंप्लीट कैसे हो, मैंने क्या किया है, यहाँ पे कैटलिस्ट का रोड रख रखा है, मतलब प्लैटिनम जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, और एक रिएक्शन लिखाई थी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके प्लैटिनम के ऊपर क्या करते हैं, H2O का फॉर्मेशन करते हैं। तो कैसे होगा ये कंप्लीट? अब सबसे पहले क्या होगा, जो दोनों गैसेस हैं, जो दोनों रिएक्टेंट, ये जा करके किसी सरफेस पे, रिएक्टेंट के किसी सरफेस पे जा करके क्या होते हैं, एडजॉर्ब होते हैं। अब जब ये एडजॉर्ब होते हैं तो क्या होगा, ये अगर मेरे पास क्या था, कैटालिस्ट था, अगर इतने सरफेस पर जा करके एडजॉर्ब हुए तो मैंने इसको नाम क्या दिया, एक्टिव साइट। तो एक्टिव साइट कहां थी, जहां पर रिएक्शन हो सकती। एक्टिव साइट कौन सी है, जहां से कैटालिस्ट क्या करेगा, उन दोनों को केमिकली एब्जॉर्ब्ड करेगा। किनको करेगा, दोनों को। मतलब एक्टिव साइट वो है जिस तरफ से रिएक्टेंट आ करके, दोनों रिएक्टेंट आ करके कैटालिस्ट के जिस साइट पर जुड़ते हैं, जिस जगह पर जुड़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट कहते हैं। मतलब रिएक्शन यही होना है, इसलिए ये क्या थी, एक्टिव साइट। अब क्या होगा कि जब दोनों रिएक्टेंट्स आ करके यहाँ पर एडजॉर्ब हो जाते हैं, और अगर मैं टेम्परेचर पे थोड़ा सा ध्यान दूं कि अगर मैं टेम्परेचर को चेंज करूं, क्या रिक्वायर्ड टेम्परेचर रखूं, कितना रिक्वायर्ड, कि वो केमिकली क्या कर सके, आपस में रिएक्ट कर सके, दैट मींस एक्टिवेशन एनर्जी। अगर मैं उनको एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करवाता हूं तो वो क्या होंगे, सबसे पहले दोनों के दोनों रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे, वो किसके साथ रिएक्शन करेंगे, उस कैटालिस्ट के साथ। वो क्या करेंगे, केमिकली बॉन्ड बनाएंगे, दैट मींस वो केमिकली यहाँ क्या हो जाएंगे, ए और बी दोनों इस जगह पर क्या हो जाएंगे, एडजॉर्ब। अब केमिकल एडजॉर्ब हो गए तो मतलब उन दोनों के बॉन्ड बन गए किसके साथ, कैटालिस्ट के साथ। अब कैटालिस्ट क्या करेगा, डिसॉर्प्शन करेगा। तो डिसॉर्प्शन जब होगा तो क्या होगा, ये ए और बी इन दोनों के बॉन्ड बने हुए थे, अब वैलेंसी को कंप्लीट रखने के लिए वो क्या करेगा, इन दोनों के बॉन्ड बनेंगे, ए और बी आपस में बॉन्ड बनाएंगे, और ए बी क्या होगा, जब कंप्लीट वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी तो वो कैटालिस्ट से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाते। ये वही है जैसा हमने इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स में पढ़ा था, कंपाउंड में पढ़ा था। उसमें क्या था कि एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, और इसमें क्या होता है कि एक्टिव साइट पर एक इंटरमीडिएट सिस्टम बनता है। अब यहाँ क्या होते हैं कि वो अलग हो जाते हैं, डिसॉल्व होकर। डिसॉर्प्शन होना बहुत जरूरी है, और ये मैंने आपको बताया भी था कि अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन गया तो डिसॉर्प्शन नहीं होगा, अगर दोनों अलग अलग एक्सटेंट में एडजॉर्ब हो गए तो बॉन्ड नहीं बनेंगे, एक्टिव साइट्स बहुत कम बनेंगी। क्लियर थी बात ये तो, कि दोनों को अप्रिशिएबली इक्वल अमाउंट मिलना चाहिए, नॉट एग्जैक्टली इक्वल, ऑलमोस्ट सरफेस दोनों के द्वारा क्या होना चाहिए, कवर होना चाहिए। एक ने अगर कवर कर रखा है तो इसका मतलब वहां पर ए और बी दोनों आपस में रिएक्ट नहीं कर पाए। तो ये था किसके बारे में, सॉलिड कैटालिस्ट के बारे में। आज वही है हमारे पास, इसलिए मैंने ये दोबारा भी बताया कि एडजॉर्प्शन में क्या होता है, सॉलिड कैटालिस्ट उस पर चीजें आकर के एडजॉर्ब होती है, वो पहले उसके साथ बॉन्ड बनाते हैं, बाद में आपस में बॉन्ड बनाते हैं, और वहां से क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व। जब वो डिसॉल्व होते हैं तो एक्टिव साइट दोबारा से वेकेंट हो जाती है, अलग से दोबारा क्या आते हैं, वही गैसियस मॉलिक्यूल्स आते हैं, वो दोबारा रिएक्ट करेंगे, फिर से क्या करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, और ये प्रोसेस कंप्लीट क्या होती है, चलती रहती है, जब तक रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट नहीं हो जाता, रिक्वायर्ड प्रोडक्ट के अंदर नहीं होता। तो
तो ये तो थी हमारे पास एड्सॉर्प्शन थ्योरी। अब एड्सॉर्प्शन थ्योरी में मेन जो चीज थी वो क्या थी, सॉलिड कैटलिस्ट। मतलब आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। मैंने इसको नोट डाउन पहले इसलिए किया है क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा टाइम लगता लिखने में, इसलिए हमने इसको पहले ही लिख लिया। थ्योरेटिकल है तो इजी वे में हम इनको कर लेंगे, जब आएगा आपको समझाने वाला काम तो मैं आपको समझा भी दूंगा। जैसे इंपॉर्टेंट फीचर मतलब कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है कैटलिस्ट की। सबसे पहली क्या, द कैटलिस्ट रिमेन अनचेंज्ड इन होल रिएक्शन, और उसका कंपोजिशन भी क्या रहता है, अनचेंज रहता है। लिख सकते हो कंपोजिशन कि जब भी कोई कैटलिस्ट यूज किया जाता है किसी रिएक्शन में, ना तो उसका कंपोजिशन दैट मींस की स्टेट चेंज होता और ना ही उसकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आता है, कोई चेंज आता है। पूरा का पूरा कैटलिस्ट सिर्फ क्या करता है, रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करता है, ना वो इनिशिएट करता, ना वो रिएक्शन में पार्ट लेता, कुछ नहीं करता, सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा, रिएक्शन की रेट को ज्यादा करेगा। तो ये क्या है, हमेशा क्या रहता है, अनचेंज रहता है होल रिएक्शन में, कंप्लीट रिएक्शन के। सेकंड बताया था कल ही आपको कि एक थोड़ी सी अमाउंट भी अगर मैं क्या कर देता हूं, कैटलिस्ट की यूज कर लेता हूं तो वो काफी है। याद रखना कैटलिस्ट का पूरा सरफेस एरिया यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म मतलब कंप्लीट एक जैसा सरफेस एरिया होता है। अब मैं फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स का अगर यूज करूं तो ये भी बता चुका हूं, एड्सॉर्प्शन ज्यादा हो, मतलब मैं प्रेफर करूंगा कि कैटलिस्ट क्या होना चाहिए, फाइनली डिवाइडेड होना चाहिए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा काम करे थोड़ा सा अमाउंट लेकर के भी। स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट क्या करते हैं, बहुत सारी रिएक्शन की रेट को एक साथ क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। याद रखना ज्यादा अमाउंट में यूज नहीं होता, स्मॉल अमाउंट की क्या होता है, काफी होता है उसकी रेट को चेंज करने में। थर्ड पॉइंट है कि कैटलिस्ट कभी भी इक्विलिब्रियम को क्या करता है, चेंज नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये जितनी रेट से रिएक्शन को फॉरवर्ड करता है उतनी ही रेट से क्या करता है, रिएक्शन को रिवर्सिबल भी करता है। तो अगर कोई रिएक्शन रिवर्सिबल होती है तो ये पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कभी भी क्या करता है, एल्टर नहीं करता, चेंज नहीं करता। आफ्टर दैट फोर्थ पॉइंट है, कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट द रिएक्शन। ये मत सोचना, मान लो मैं ये बोलूं कि ए और बी आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे, अब आपने क्या किया, उसमें कोई कैटलिस्ट रख दिया, वो बोलोगे कि रिएक्शन तो स्टार्ट हो गई। गलत है। क्यों? क्योंकि ए और बी तो पहले ही रिएक्ट नहीं कर रहे। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन को स्टार्ट करना पड़ेगा, इनिशिएट करना पड़ेगा। तो कैटलिस्ट क्या करता है, सिर्फ रेट को चेंज करता है। मतलब जो ए और बी पहले धीरे धीरे रिएक्शन कर रहे थे, अब वो थोड़ा सा क्या कर लेंगे, फास्टली एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे। दैट मींस कि ये हमेशा क्या करता है, कैटलिस्ट जो है वो रेट को इंक्रीज करता है, ना कि रिएक्शन को इनिशिएट करता है। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास फिफ्थ पॉइंट, द कैटलिस्ट इज स्पेसिफिक इन नेचर एंड एक्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्पेसिफिसिटी एंड सेलेक्टिविटी के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन सेलेक्टिविटी इज मोर डिफरेंट फ्रॉम दिस स्पेसिफिक नेचर। अब इसका क्या मतलब, ये जरूरी नहीं कि हर एक रिएक्शन में एक ही प्रकार का कैटलिस्ट यूज हो जाए। क्यों? क्योंकि वो नेचर में क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या है कि एक प्रकार का रिएक्टेंट उस एक ही प्रकार की रिएक्शन को जिस रेट से चेंज कर सकता है, जरूरी नहीं कि वो क्या करे, किसी दूसरी रेट से उसको क्या करता है, चेंज करता है। इसका मतलब कि ऑलवेज वो क्या रखता है, स्पेसिफिसिटी रखता है अपने नेचर के अंदर। मतलब अगर मैं ये कहूं कि ए और बी की रिएक्शन में सी कैटलिस्ट यूज किया जाता है, ए और बी की रिएक्शन में सी कैटलिस्ट यूज किया जाता है जो रेट को कितना 2 टाइम्स इंक्रीज कर देता है, तो ये जरूरी नहीं होगा कि हर एक रिएक्शन में सी कैटलिस्ट कितना टाइम्स करे, 2 टाइम्स। क्यों? क्योंकि ये इस रिएक्शन के लिए क्या है, स्पेसिफिक नेचर रखता है, किसी दूसरी के लिए कोई और नेचर रिएक्शन रखता है। ऑलवेज क्या होते हैं, स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं जितने भी कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं। आफ्टर दैट क्या है, सिक्स्थ पॉइंट, A catalyst is poison। ये काफी इंपॉर्टेंट है, देखना ये। A catalyst is poison by certain substance। कि कई बार जो कैटलिस्ट होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, पॉइजन कर दिया जाता है।
मतलब पॉइजन का मतलब क्या, जहर। कैसे? अगर कैटालिस्ट की बात करूं तो काम होता है रेट को बढ़ाओ, रेट को बढ़ा रहे थे, पॉइजन दे देंगे, रेट को क्या करना शुरू कर देंगे, डिक्रीज करना। या फिर क्या करेंगे, वो उस रेट से उसको बढ़ने नहीं देंगे। समझो बात को, कि अगर वो पहले 2 टाइम्स क्या कर रहा था, रेट को इंक्रीज कर रहा था, पॉइजन सब्सटेंस, कोई भी पॉइजनिंग सब्सटेंस रखने से वो 2 टाइम्स इंक्रीज नहीं करेगा। ऐसा तो नहीं कि वो डिक्रीज कर देगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो क्या करेगा, उसकी रेट को रिटार्ड करेगा, मतलब कम करना शुरू कर देगा। कम का मतलब वापिस नहीं, समझो क्या बोल रहा हूं मैं। कम का मतलब ये है कि जिस रेट से वो पहले बढ़ा रहा था रेट, मतलब जिस रेट से वो पहले रेट को इंक्रीज कर रहा था, अब उससे नहीं करेगा। अगर पहले 2 था तो अब क्या होगा, 1.5 हो गया, उससे कम मिलेगा। तो पॉइजन क्या होता है, एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो किसी भी कैटालिस्ट की कैटालिटिक एक्टिविटी को क्या करता है, चेंज करता है, लोअर कर देता है। मतलब कैटालिस्ट का कार्य होता है कैटालिटिक एक्टिविटी करना, रेट को बढ़ाना, और ये उसी को जाकर के अफेक्ट करता है जो क्या होता है, पॉइजन होता है। पॉइजन क्या होता है, उन चीजों के लिए, उन सब्सटेंस के लिए यूज किए जाते हैं जो किसी भी कैटालिस्ट को उनका काम करने से रोकते हैं, उनके काम करने के तरीके को चेंज करते हैं, उनको क्या कहते हैं, हम पॉइजन कहते हैं। और पॉइजनिंग ऑफ ए कैटालिटिक सब्सटेंस, कैटालिस्ट क्या होते हैं, पॉइजनिंग इज ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजन। अगर ये नहीं दिख रहा तो देखो इसे, कि पॉइजनिंग किसके कारण है, कि poisoning is due to absorption of poison on active site of catalyst, that means it retard the rate of reaction। मतलब क्या है इसका, कि जो पॉइजनिंग है ये काम कैसे करता है। अब मैंने बताया, अगर ये कैटालिस्ट है तो ये इसकी क्या है, एक्टिव साइट है, मतलब यहां पर आकर के रिएक्टेंट्स को क्या करना था, एब्जॉर्ब होना था और प्रोडक्ट बनाना था। लेकिन जो पॉइजन है वो रिएक्टेंट से पहले ही क्या होगा, इस एक्टिव साइट पर आकर के एब्जॉर्ब हो जाएगा, जिससे रिएक्टेंट्स को क्या मिलेगा, कंप्लीट सरफेस नहीं मिल पाएगा, रिएक्शन क्या होगी, प्रोडक्ट नहीं बना पाएगी। इसका रीजन क्या है, रीजन तो सिंपल है, क्योंकि एक्टिव साइट नहीं मिली। और एक्टिव साइट क्यों नहीं मिली, क्योंकि वो साइट किसी ऐसे केमिकल सब्सटेंस ने यूज कर ली है जो क्या कर रहा है, बेटर एब्जॉर्ब हो सकता है किससे, उन दोनों रिएक्टेंट से। मतलब अगर मैं जो रिएक्टेंट दे रहा था उनसे बढ़िया एब्जॉर्प्शन वाला अगर मैं कोई केमिकल सब्सटेंस या सब्सटेंस ले लेता हूं तो वो उनसे पहले जा करके उस साइट पर एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो मुझे रिक्वायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहां एक्टिव साइट क्या हो चुका है, कवर हो चुका है। तो मतलब क्या है कि पॉइजनिंग सब्सटेंस वो होते हैं जो क्या करते हैं, कैटालिटिक एक्टिविटी को क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, लोअर कर देते हैं। और पॉइजनिंग के कारण क्या होता है, रेट में रिटार्डेशन आ जाता है। तो ये क्या थे बच्चे, ये थे हमारे पास टोटल 6 जो हैं वो मैंने आपको इनके बारे में बताया है, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में। काफी हैं, 6 ऑलमोस्ट 9-10 क्या है इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स, मैं एक में लिख देता हूं। हालांकि कुछ बुक्स में आपको अलग मिलेगा, सिलेक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट, एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट, है ना, ये चीजें आपको अलग अलग मिलेंगी, लेकिन मैं इनको एक ही साथ उन्हीं के फीचर्स में लेकर के लिख रहा हूं। तो अभी तक हमने 6 इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी है, किसके बारे में, सॉलिड कैटलिस्ट के बारे में। तो आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट है हमारे पास किसके बारे में, एक्टिविटी एंड आफ्टर दैट सिलेक्टिविटी। काफी इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से देखना है इनको। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो स्टूडेंट जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है हमारे पास, एक्टिविटी के बारे में। पॉइंट नंबर 7 था सॉलिड के बारे में, सॉलिड कैटलिस्ट के लिए। और एक्टिविटी का मतलब क्या है, अब एक्टिविटी का मतलब सीधा तो क्या है, कार्य है, काम। और कैटलिस्ट का क्या काम होता है कि वो कैसे किसी चीजों को, रिएक्टेंट्स को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करके कैसे उनको क्या करता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। मतलब एक्टिविटी को अगर मैं डिफाइन करूं किसके लिए, कैटालिस्ट के लिए, तो क्या है, क्या करने का काम,
किसी भी रिएक्टेंट को खुद पे एब्जॉर्ब करके उनके साथ केमिकल बॉन्ड बना के उनको प्रोडक्ट में चेंज करना, ये क्या होता है, एक्टिविटी होती है किसकी, किसी कैटलिस्ट। तो बात ये है कि ये एक्टिविटी जो है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो एक बात ध्यान दो यहाँ, जो मैंने पूरा लिख भी दिया इस पे, कि मेन जो मैंने कल बात बताई थी कि अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन जाए तो प्रॉब्लम हो सकता है। क्यों हो सकता है वो भी अभी पता चलेगा, लेकिन अगर एक्टिविटी की बात करूं तो वो क्या है, मेन जो फैक्टर है वो किस पे डिपेंड करता है, केमिकल एब्जॉर्प्शन पे। तो क्या लिखा मैंने, द एक्टिविटी ऑफ ए कैटलिस्ट, कि किसी भी कैटलिस्ट के काम करने की जो एक्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करती है, कि स्ट्रेंथ ऑफ केमिकल एब्जॉर्प्शन या स्ट्रेंथ ऑफ केमिजॉर्प्शन, कि केमिजॉर्प्शन की स्ट्रेंथ कितनी है इस बात पे क्या करती है, वो डिपेंड करती है। मतलब अगर बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया तो मैं कहता हूं उसकी एक्टिविटी कम होगी, लेकिन आप कहोगे कि सर आपने तो कुछ और लिखा, क्या लिखा, द रिएक्टेंट शुड बी एब्जॉर्ब्ड, द रिएक्टेंट शुड बी एब्जॉर्ब्ड appreciably strong for greater activity। ज्यादा एक्टिविटी के लिए जो क्या है रिएक्टेंट है उसको क्या होना चाहिए, स्ट्रोंगली एब्जॉर्ब होना चाहिए। तो मैंने क्या कहा था पहले कि अगर वो ज्यादा स्ट्रोंगली अट्रैक्ट क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, तो उससे उसकी एक्टिविटी डिक्रीज होगी, प्रोडक्ट कम बनेगा। क्यों, आगे की लाइन देखो, ये समझ में आया कि अगर आप एक्टिविटी की बात कर रहे हो मतलब बॉन्ड वीक नहीं होना चाहिए, बॉन्ड क्या बनना चाहिए, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तभी क्या होगा, वो डिसॉर्प्शन कर पाएगा, तभी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां से रिलीज होगी, वही अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करेगी, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगी। लेकिन अगर बॉन्ड क्या बनता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है, तो वो क्या होंगे, डिसॉल्व भी तो नहीं होंगे। तो ये देखो, द रिएक्टेंट शुड बी एब्जॉर्ब्ड एप्रिशिएबली स्ट्रॉन्ग फॉर ग्रेटर एक्टिविटी। ज्यादा एक्टिविटी के लिए वो बॉन्ड क्या बनने चाहिए, एब्जॉर्प्शन क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, केमिकल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, बट मस्ट नॉट बी एब्जॉर्ब्ड सो स्ट्रांगली, इतने भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होने चाहिए दैट कि दे आर नॉट पॉसिबल टू डिसॉल्व, कि वो डिसॉल्व होना ही क्या हो वहां पे पॉसिबल ना हो, इतने भी ज्यादा वो स्ट्रांगली क्या होने चाहिए, ज्यादा मतलब अटैच नहीं होने चाहिए, एब्जॉर्ब नहीं होने चाहिए। दैट मींस बॉन्ड स्ट्रॉन्ग चाहिए ज्यादा एक्टिविटी के लिए, लेकिन इतने भी ज्यादा ना हो कि वो मोबिलाइज ही ना हो। या ये लिखना कि नॉट पॉसिबल टू मोबिलाइज, मोबिलाइज मतलब वो मूव ही ना कर पाए, वो वहां से जा ही ना पाए, इतना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वहां पे ना हो। एंड दी अदर रिएक्टेंट्स आर लेफ्ट, अगर ऐसा होता है, अगर क्या होता है, वो पॉसिबल नहीं है कि वो हटते हैं, तो ना हटने से नुकसान क्या होगा, घाटा क्या इसमें, इसमें ये नुकसान की दूसरे जो रिएक्टेंट हैं उनके लिए उस कैटलिस्ट में क्या नहीं बचेगा, सरफेस नहीं बचेगा, और अगर और सरफेस नहीं बचा तो और प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा, उसका भी नहीं बना और भी प्रोडक्ट नहीं बनने देगा। दैट मींस कि एक्टिविटी का मतलब क्या था, कि वो कैसे प्रोडक्ट को क्या किस काम से किस तरीके से प्रोडक्ट को बनाता है, उस तरीके में प्रॉब्लम क्या है, वो ये प्रॉब्लम है केमिकल एब्जॉर्प्शन के बॉन्ड के बारे में। तो जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास किसके बाद, एक्टिविटी के बाद जो पॉइंट आता है वो क्या है, सेलेक्टिविटी के बारे में। यहाँ लिख देता हूं, एग्जांपल्स आगे कर लेंगे। सिलेक्टिविटी का मतलब क्या है, सिलेक्टिव तो समझते हो ना, किसी एक चीज के लिए जो काम किया जाए, तो मतलब सिलेक्टिविटी का मतलब क्या है, किसी एक कैटालिस्ट का ऐसी एबिलिटी है कि वो डायरेक्टली क्या कर सकता है, प्रोडक्ट बना सकता है। देखो जरा एक्टिविटी का मतलब क्या है, सॉरी सिलेक्टिविटी का मतलब क्या है, सिलेक्टिविटी मींस द ability selectivity means the ability of a catalyst। selectivity का मतलब क्या है कि किसी कैटलिस्ट की ये वो एबिलिटी है कि ये क्या कर सकता है, डायरेक्ट प्रोडक्ट बना सकता है, क्या किए बिना, बाकी कोई और प्रोडक्ट बनाए बिना। होता है ऐसा कई बार, थोड़ा इसको भी देख लो पहले। मैं ये कहता हूं कि ये आपके पास क्या है, ए है, ए प्लस में बी, दो रिएक्टेंट थे, सी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये क्या करता है, डी प्लस ई प्रोडक्ट बनाता है। लेकिन जरूरी नहीं
कि डी कैटालिस्ट की प्रेजेंस में या एफ कैटालिस्ट की प्रेजेंस में ये क्या करेगा, डी और ई बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये सिलेक्टिव है। बात पहले भी आई थी इसके बारे में, बात पहले भी आई थी। बात ये है कि किसी भी रिएक्शन के लिए वो रिएक्ट एक प्रकार का कैटालिस्ट क्या होता है, सिलेक्टिव होता है, स्पेसिफिक होता है। वो उसी प्रकार के क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है। आप कैटालिस्ट को चेंज कर दीजिए, उस रिएक्शन का क्या बदल जाएगा, प्रोडक्ट भी चेंज हो सकता है। जरूरी नहीं हर बार चेंज हो, लेकिन उस रिएक्टेंट का प्रोडक्ट भी चेंज हो सकता है। जैसे कि मैं ये बोलूं, जरूरी नहीं का मतलब बोलूं, मैंने कहीं प्लैटिनम लिया है, वहां मैं अगर क्या कर लेता हूँ, गोल्ड ले लेता हूँ, तो बात इतनी है कि प्रोडक्ट कम ज्यादा मिल जाएगा, प्रोडक्ट आपको कम या ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन कई बार मतलब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि ऐसा नहीं मिलेगा कि प्रोडक्ट चेंज हो जाए। क्यों? क्योंकि दोनों के काम क्या है, उन कैटालिस्ट के सेम। डिफरेंट कैटालिस्ट लेता, डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज का कैटालिस्ट लेता, तो वो क्या कर सकता था, उन चीजों को चेंज कर सकता था। एग्जांपल के साथ करेंगे इन चीजों को हम अभी। लेकिन सिलेक्टिविटी का मतलब क्या है, मींस द एबिलिटी ऑफ ए कैटालिस्ट टू फॉर्म द डायरेक्ट प्रोडक्ट, टू फॉर्म द डायरेक्ट प्रोडक्ट, सीधा प्रोडक्ट बनाने की जो एबिलिटी है, फ्रॉम द रिएक्टेंट्स लिख लेना आगे, उसे क्या कहा जाता है, सिलेक्टिविटी कहा जाता है। पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने की, ठीक है ना, डायरेक्ट पर्टिकुलर प्रोडक्ट लिखना है यहाँ पे, डायरेक्ट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। एक ही प्रकार का प्रोडक्ट बनाने की जो एबिलिटी है ना किसी कैटालिस्ट की, उसे क्या कहा जाता है, सिलेक्टिविटी कहा जाता है। चलिए हम कुछ एग्जांपल्स लेकर के देखते हैं कि सिलेक्टिविटी असल में काम कैसे करता है। चलिए, तो जो पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं, कौन सा एग्जांपल ले, अगर मान लो हमारे पास क्या है, प्रोपीन है, दैट मींस CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या है, प्रोपीन ले रखा था हमने, और मैंने इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या किया है, बर्न किया। क्या किया, सिर्फ प्रोपीन को हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर हम बर्न करते हैं तो क्या मिल रहा है आपको, क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्या मिलेगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स। बैलेंस आप कर लेना, ये 967 जो भी मिल जाए आपको। तो ये क्या था, ये वो रिएक्शन है प्रोपीन की जहां पर क्या है, एब्सेंस लिया मैंने, एब्सेंस ऑफ किसका, कैटालिस्ट, मतलब किसी भी प्रकार का कोई कैटालिस्ट नहीं लिया। क्या कहा मैंने, अगर हम प्रोपीन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट, तो आपको क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। लेकिन यही प्रोपीन CH3, अगर हम इसी प्रोपीन की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, सेम रिएक्शन, और लेकिन प्रेजेंस में करवा दी हमने बिस्मिथ मोलिब्डेट, BiMO4 के, बिस्मिथ मोलिब्डेट, जो क्या है, एज ए कैटलिस्ट हमने क्या किया है, हमने यूज किया है, बिस्मिथ मोलिब्डेट। अगर हम बिस्मिथ मोलिब्डेट की प्रेजेंस में क्या करवाते हैं, इसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो यही प्रोटीन हमें क्या करेगा, पार्शियल ऑक्सीडेशन करके देगा। पार्शियल क्या मिलेगा आपको, ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं मिलेगा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन का एडिशन। अब ऑक्सीडेशन को थोड़ा सा गौर से देखो, अगर मैं किसी कंपाउंड की ऑक्सीडेशन करता हूं, अगर मैं ये बोलता कि इस कंपाउंड की ऑक्सीडेशन कर रहा हूं, तो आपको क्या मिलता, यहां तो है डबल बॉन्ड। पार्शियल ऑक्सीडेशन मतलब जो क्या करता है, डबल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, तो क्या बचता है हमारे पास, CH3। मतलब ये बोलूं कि CH4 की बात कर रहा हूं। अगर एक कार्बन का हम क्या करवाते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, यहाँ पे CH3 और क्या मिल जाएगा, OH। और करवाएंगे तो एक बात सीधी सीधी कि कंप्लीट स्ट्रॉन्ग अगर क्या करवाते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो वहां क्या मिलता है, हमें एल्डिहाइड मिलता है। बेसिक बात थी कि अगर किसी एल्केन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या मिलता है आपको, एल्डिहाइड मिलता है।
क्या मिलेगा आपको, एल्डिहाइड। और अगर थोड़ा सा वीक अगर मैं ऑक्सीडेशन रखता हूं तो वहां पे क्या मिलेगा आपको, अल्कोहल मिलता है। कुछ पहले बड़ी बात है, मतलब अगर हम क्या करवाते हैं, विस्मित मोलिब्डेट की प्रेजेंस में इसी रिएक्शन को करवाएं तो वहां पर वो प्रोडक्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल रहा था हमें पहले एब्सेंस में, वो आपको इस केस में नहीं मिले। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये कैटालिस्ट क्या करता है, इस रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक नेचर रखता है, सेलेक्टिव नेचर रखता है। और जब भी इसकी प्रेजेंस आएगी इस रिएक्शन में, ये क्या करेगा, CH डबल बॉन्ड CH2 तो है, इसे जो ये कार्बन है इसको किसमें, CHO मतलब एल्डिहाइड में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। क्या वहां पे क्या मिल जाएगा आपको, अल्कोहल। अब एल्डिहाइड कब मिलता है, जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन होता है। और क्या OH हमें क्या मिलेगा, जब वीक ऑक्सीडेशन होगा। मैं इसकी कुछ लिमिटेशंस के बारे में बात नहीं कर रहा, ऑर्गेनिक का पोर्शन, सिर्फ आपको इतना बता रहा हूं कि इस कैटलिस्ट के कारण ये प्रोडक्ट में क्या आया है, चेंज आया। एक एग्जांपल और देखिए आप, अगर हम अल्कोहल की मतलब CH3CH2OH, इसकी अगर मैं निकेल की प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा हूं तो ये क्या करता है, यहां मिलेगा आपको CH2 डबल बॉन्ड क्या मिलेगा, CH2 साथ में क्या मिलेगा, H2। इस रिएक्शन को नाम दिया जाता है जिसका डिहाइड्रोजिनेशन। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ। डिहाइड्रोजिनेशन किसकी प्रेजेंस में हुई थी, निकेल की प्रेजेंस में। 10th क्लास में आया भी है कि अगर हम अल्कोहल को कहां रखते हैं, निकेल की प्रेजेंस में रखते हैं तो वहां से आपको क्या मिलता है, डिहाइड्रेशन होता है, सॉरी डिहाइड्रोजिनेशन होता है। क्या मिलता है, इथीन का फॉर्मेशन। एथेनॉल से क्या बनेगा, इथीन बनेगा। क्लियर बात है। लेकिन अगर इसी को CH3CH2OH अगर हम एथेनॉल को किसकी प्रेजेंस में रख देते हैं, एल्यूमिना की, ये क्या है, Al2 हॉट एल्यूमिना की, थोड़ा सा गर्म, ये है हमारे पास एल्यूमिना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगर मैं अल्कोहल को हॉट एल्यूमिना की प्रेजेंस में रख देता हूं तो ये भी क्या है, कैटलिस्ट, ये भी क्या है, कैटलिस्ट। इसमें अगर प्रोडक्ट ये मिला तो इसमें भी ये मिलना था, लेकिन ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि एल्यूमिना क्या करता है, इस रिएक्टेंट के लिए अलग सेलेक्टिविटी रखता है, अलग नेचर रखता है। और ये क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा किसमें, CH3। और जो ये अल्कोहल है, जो क्या है, अल्कोहलिक ग्रुप है, थोड़ा ऑक्सीडेशन पढ़ो। सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, कार्बन क्या बनाएगा, अल्कोहल। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे क्या मिलेगा आपको, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन करते हो तो क्या मिलता है आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड। पता है ना बात, ये कार्बोक्सिलिक क्या मिलता है, एसिड। कीटोन कब बनते थे, जब हम सेकेंडरी अल्कोहल की क्या करते थे, ऑक्सीडेशन करते थे। मतलब एल्डिहाइड अगर अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है, अगर ऑक्सीडेशन होगा एल्यूमिना की प्रेजेंस में अगर रखते हैं तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो क्या मिलेगा आपको, CH3 तो था ही, और ये किसमें कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड में, मतलब CHO। क्या मिल जाएगा आपको, CHO। दैट मींस ये मिल जाएगा आपको इथेनॉल। तो यहां से अगर आप दोनों एग्जांपल को थोड़ा सा स्टडी कर लो ना तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो कैटलिस्ट होते हैं हर एक चीज के लिए क्या करते हैं, स्पेसिफिक नेचर रखते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो था हमारे पास कौन सा, जो सेलेक्टिविटी का पॉइंट बताया था। एक पॉइंट और है वो देख लीजिएगा, मुझे नंबर तो याद नहीं कि कौन से नंबर पे हम चल रहे थे। एक नाम आएगा प्रोमोटर्स के बारे में। अब प्रोमोटर क्या होते हैं, पॉइजन क्या होते थे, जो क्या करते थे, एक्टिविटी को डिक्रीज करते थे। तो प्रोमोटर क्या होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं विच इंक्रीज, जो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं क्या चीज, एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, ऐसे सब्सटेंस को क्या कहा जाता है, प्रोमोटर कहा जाता है। क्लियर? जब भी कोई रिएक्शन आएगी बताते रहेंगे आपको। सॉलिड कैटलिस्ट के बारे में इतना ही काम था हमारे पास। एंजाइम का पोर्शन में इस क्लास के अंदर नहीं करवाया क्योंकि मेरे को वो कंप्लीट ना श्योर नहीं है कि वो हमारे हरियाणा बोर्ड के अंदर जो है वो सिलेबस में है नहीं। आई हैव टू चेक दैट, वो पहले देखना पड़ेगा। अगर हुआ तो वो आपको करवा दिया जाएगा,
लेकिन मुझे जहां तक याद है शायद वो HBSC उसको कंसीडर नहीं करता एंजाइम्स को, या फिर प्रोटीन्स को तो था। चलो हुआ तो ठीक है, ना हुआ तो भी ये जो 15 चैप्टर है उसके अंदर है हमारे पास पॉलीमर्स के अंदर, तो थोड़ा वहां स्टडी कर लेंगे, या फिर आपको होगे तो यहीं कर लेंगे, आपको बता दिया जाएगा या वॉइस नोट पे करवा दिया जाएगा। ये तो सॉलिड कैटलिस्ट के बारे में जो है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। इसके बाद जो है बच्चों ये कंप्लीट पोर्शन यहाँ खत्म, सरफेस केमिस्ट्री का आधा भाग जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो है वो नया पोर्शन आएगा जो है कोलोइडल स्टेट के बारे में, मतलब एक नई ही केमिस्ट्री अब हम देखेंगे। एडजॉर्बेट और एडजॉर्प्शन का थोड़ा सा कम जिक्र होगा, इन सॉलिड कैटलिस्ट के बारे में, किसी भी चीज के बारे में जो हम अब तक पढ़ते हैं थोड़ा अलग ही हटके ही क्या होगा टॉपिक आएगा। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे कोलोइडल स्टेट के बारे में। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही।